पास था नाकामिये से याद काए हम सफ़ीर, वरना मैं और उड़ के आता एक दाने के लिए। इस चमन में मुर्गे दिल गाए ना आज़ादी के गीत, आह ये गुलशन ही नहीं ऐसे तराने के लिए। आज़ादी जैसे प्यारे शब्द को सुनकर अगर आपको भी गुस्सा आने लगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स बनाने का तरीका आपको भी प्रभावित कर चुका है। अगर हम बात करें 90s में हुई कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफ़ी की, तो हमें रिलीजन से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी के लेवल पर ही सोचना होगा, नहीं तो हम फैक्ट्स और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास के विशियस यानी ना खत्म होने वाले साइकिल में फंसते चले जाएंगे। इस टॉपिक पर विधु विनोद चोपड़ा ने भी एक फिल्म बनाई थी शिकारा नाम की। विधु विनोद चोपड़ा और इस फिल्म के राइटर राहुल पंडिता भी कश्मीरी पंडित हैं और उन्होंने शिकारा फिल्म अपनी माँ शांति को डेडिकेट की, जो अपने घर कभी वापस नहीं लौट पाई। स्ट्रेंजली दिस फिल्म वॉज मॉक्ड बाय करंट रूलिंग पार्टी इन इंडिया, और दूसरी तरफ कश्मीर फाइल्स फिल्म को खुद प्रधानमंत्री प्रमोट करते हुए नजर आए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप प्लीज ये लेटर्स पॉज करके देखिए जो कि 23 प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित्स ने 22 सितंबर 1990 को इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को लिखी, और ये लेटर्स अलसफा न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई। उन पंडितों के नाम भी मेंशन है स्क्रीन पर। इन चिट्ठियों में उन्होंने इस बात को माना कि उन्हीं की कम्युनिटी के जगमोहन मल्होत्रा ने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए स्केप गोट यानी बलि का बकरा बना दिया। उन्होंने इस एक्सोडस को अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा विलिंगली इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर की गई साजिश बताया। यही जगमोहन मल्होत्रा अब्दुल्ला को हटाने के बाद गवर्नर भी बने, बाकी आप खुद समझदार हैं। इन लेटर्स में आरएसएस और बीजेपी का भी जिक्र है, और अब कश्मीर फाइल्स के मेकर अग्निहोत्री ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी फिल्म उसी जगमोहन के एक्सपीरियंसेस और बुक पर बेस्ड है। जगमोहन जी का किरदार शेख अब्दुल्ला सा किरदार दिखता है, जगमोहन नहीं दिखते हैं, इसकी क्या वजह रही? क्योंकि उन्हीं की तो किताब उसका आधार है, उनकी जो किताब है वही उसका आधार है। जो आप देख रहे हैं, जो फिल्म एक आपको जो चित्रण दिखा रही है, वो सारे उसी किताब से। solely primarily based on my turbulent years. No, it is being corroborated. मिस्टर अग्निहोत्री अपने इंटरव्यू में जगमोहन जी को पर्सनली डिफेंड करते हुए नजर आए, और मैं बताना चाहूंगी कि जगमोहन मल्होत्रा एज अ बीजेपी लीडर रिटायर हुए। जी, जगमोहन जी की जो बात है, ये जगमोहन जी का नाम बार बार लाया जाता है कहीं पे। जगमोहन जी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, पहली बात तो कश्मीर जेनोसाइड से। मेरा मानना ये है कि हमें उसी चीज के बारे में बोलना या दिखाना चाहिए जो फैक्ट्स पर बेस्ड हो, स्पेशली जब आप एक रियल और इतने दुखदायक इंसिडेंट के बारे में बता या दिखा रहे हो। आरटीआई एप्लीकेशन के रिस्पांस के अकॉर्डिंगली देखें तो पिछले 30 सालों में 1724 लोगों को कत्ल किया गया कश्मीर में बाय कश्मीरी मिलिटेंट्स, जिनमें से 89 कश्मीरी पंडित और बाकी 1500 सिख, दलित, डोगरा, कई खुद मुसलमान, राजपूत और अन्य जातियों से थे। इस बात का जिक्र ओवैसी ने संसद में भी किया। मैं यहाँ पर ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि एक आरटीआई के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, ये उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। मुद्दा जाति का नहीं है, मुद्दा आतंकवाद का है। पर ऐसा लगा जैसे कश्मीर फाइल्स बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा गया कि किसी भी जेन्युइन मुस्लिम को ना दिखाया जाए। अगर राइटर और हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे की कश्मीरी पंडित नामक किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कैसे सैकड़ों आम मुसलमानों को भी आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया जो पंडितों के हक में आवाज बुलंद करते रहे हैं। सैकड़ों मुस्लिम्स पुलिस और इंडियन आर्मी में हिंदू सिखों को बचाते हुए भी मारे गए। क्यों वो मुसलमान नहीं दिखाए जिन्हें गोली मार दी गई? क्योंकि उन्होंने पंडितों को शरण दी और कैंप्स तक पहुंचाया। इस बात की पुष्टि तो जगमोहन जी ने अपनी किताब में भी की है, जिनसे इंस्पायर होकर मिस्टर विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म बनाई। ऐसी फिल्मों का बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनाने के ढंग को लेकर हमें आपत्ति है। हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलरिज्म का कीड़ा रहेगा ना अंदर, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। भाई साहब, अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल,
केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे। दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा ताहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा, उसको ऐसे ही काटा और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। कैसे यार बात, PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल। जिसको सोचो आप आज कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे चल रहा हो। हूं मैं अकेला आया हूँ, ये मूवी नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट है, मैसेज है। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बना रहे हैं। पहले भी सरदार उधम, गदर, द पियानिस्ट और कई और रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट्स पे फिल्म्स बनी हैं। पर सोचिए, कभी हम सभी अंग्रेजों या जर्मन्स को नफरत करने लग गए? क्या गदर में ये नहीं दिखाया गया कि अगर सिख हिंदू मुसलमानों के हाथों मारे गए तो मुसलमानों ने भी इस पार सिख हिंदुओं के साथ जुल्म किया? लेकिन जो फिल्म्स किसी खास प्रोपेगेंडा के तहत या फिर राजनीतिक मकसद से बनाई जाएं, उसमें अगर इन्होंने उस वर्ग के 1 या 2 लोगों को भी अच्छा दिखा दिया तो इसके पीछे का नैरेटिव माइल्ड हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो फिर उस खास वर्ग को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। गौरतलब बात यह है कि 1990 की इस घटना के मुतल्लिक पिछले 30 सालों में एक मुस्लिम मिलिटेंट को पंडित हृदयानंद वंदू के कत्ल में सजा हुई और उसका मेन गवाह भी एक मुसलमान था। ये बात भी संसद में ओवैसी ने उठाई, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हृदयनाथ वंचू के कत्ल के केस में। अगर हम फिल्म की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि फाइनली कश्मीरी पंडितों के बारे में इस लेवल पर बात शुरू हुई। मेरे दादाजी नानी जी 1947 की पार्टीशन के वक्त भी इसी तरह के संताप को झेल चुके हैं, जब उनको अपने भरे भराए घर छोड़कर पूर्वी पंजाब की तरफ आना पड़ा और कुछ बहन भाई तो पहुंच भी नहीं पाए। तब भी उन्होंने बताया कि कैसे कुछ मुसलमानों ने उन्हें कत्लेआम से बचाने में और उन्हें पूर्वी पंजाब तक पहुंचाने में उनकी मदद की। मुझे फिल्म देखकर निराशा हुई। मुझे एज व्यूअर इसमें बहुत ही नाप तोल कर सिलेक्टिव सच्चाई ही दिखाई गई। कई चीजें तो बहुत ही बचकानी और बेसलेस लगी, फैक्ट्स से बहुत दूर। हमें लाखों की हत्या के बारे में बताया गया, लेकिन उनकी गिनती 250 से 300 के करीब है और बाकी करीब 4 लाख लोगों को कैंप्स में माइग्रेट किया गया। इस फिल्म को जिस किताब के आधार पर बनाया गया उसमें भी करीब 399 की गिनती लिखी है। ऐसी कई चीजें विदाउट फैक्ट्स मेंशन की गई फिल्म में। मैं समझती हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही माफ किया जा सकता है। उनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन देकर या उनके दुख को किसी एजेंडा के तहत यूज करके प्लीज उनके दुख का मजाक ना बनाया जाए। इसमें अनुपम खेर को शिव के मेटाफोर के रूप में दिखाया गया और उसी गेटअप में उनको मिलिटेंट से जलील करवाया गया, जो कि धर्म और फिल्म दोनों के लिहाज से एक खास नैरेटिव को प्रूव करने के लिए किया हुआ स्टंट लगा। बहुत ही दुख की बात है कि इस फिल्म में JNU जैसी यूनिवर्सिटी को बेबुनियादी रूप से बदनाम किया गया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को बिट्टा जैसे आतंकवादी के संपर्क में रहते दिखाया गया। हम सब जानते हैं कि JNU से समय समय पर ह्यूमन राइट्स को लेकर आवाज बुलंद होती रही है। ऐसा लगा जैसे फ्यूचर में इन सभी के उठाए गए मुद्दों को सिरे से खारिज करने का एक बहाना खोजने के लिए ये सब दिखाया गया हो। इसमें कृष्णा नाम का एक कैरेक्टर दिखाया गया जो कि हूबहू JNU के कन्हैया कुमार की तरह था और ऐसे दिखाया गया कि कृष्णा यानी कन्हैया इसलिए सवाल करता है बिकॉज ही इज मिसगाइडेड बाय रेडिकल लेफ्ट इंटेलिजेंस। सो अगर कल हम और आप भी अपनी ही चुनी हुई सरकार से सवाल करेंगे तो क्या हमें भी आतंकवादी कहा जाएगा? फिर एक प्रोफेसर राधिका मेनन का कैरेक्टर है जो पल्लवी जोशी ने प्ले किया। ये किरदार JNU की प्रोफेसर निवेदिता मेनन और अरुंधति रॉय का सुमेल लगा। उस टीचर को भी बहुत ही बैड लाइट में दिखाया गया, जैसे कि कोई हिंदू होते हुए अगर माइनॉरिटीज के हक के लिए बात करेगा तो वो भी पाकिस्तान से ही संपर्क रखता है। क्या डेमोक्रेसी में हमें अपनी और औरों की समस्याओं पर बोलने के लिए हमेशा शक की निगाह से देखा जाएगा?
हद तो तब हो गई जब सूफीज़म जैसे पाक फन को भी इस फिल्म में नहीं बख्शा गया। सूफियों को भी एजेंडा का हिस्सा बना दिया गया और फैज साहब की हम देखेंगे जैसी नज्म को आतंक बढ़ाने और यूथ को गुमराह करने का एक तरीका बताया गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि विवेक अग्निहोत्री को इस नज्म को फिल्म में यूज करने की परमिशन पाकिस्तान में बैठी फैज साहब की बेटी ने खुद दी। मुझे लगता है कि जब वे फिल्म में इस नज्म को कैसे दिखाया गया ये देखेंगी तो उन्हें भी बहुत दुख होगा। असल बात यह है कि हमारी हिस्ट्री कैसे दिखाई जाएगी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जर्नलिज्म और आर्ट पर होती है, चाहे किताबें हो या फिल्में। अगर आपकी फिल्म सच्चाई पर आधारित है और आप पूरी सच्चाई ना दिखाकर कुछ हिस्सा अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से छुपा लेते हैं तो यू हैव फेल्ड एज अ फिल्म मेकर। हम उन कश्मीरी पंडितों के दुख का हिसाब भी नहीं लगा सकते, बस बातें कर सकते हैं। शायद बोलने के लिए मेरे शब्द भी काफ़ी ना हो। ये दुख सालों साल चलते हैं, चाहे 2002 में गुजरात के मुसलमानों के साथ हुआ वो देखें या फिर जो 1984 में सिख जेनोसाइड हुआ। ये सब हमारे फेल्ड सिस्टम की ही मिसालें हैं। किसी एक या दो का किया पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ा। सरकारों को चाहिए कि वो वक्त रहते अपनी आवाम की ज़रूरतों को समझे और उनकी आवाज़ सुने, नहीं तो भटके हुए दिशाहीन नौजवानों का फ़ायदा ऐसे ही कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग उठाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी फिरके के हों। 1947 के बाद 1990 तक कई कश्मीरी लड़कों को पुलिस या फौज द्वारा आतंकी बताकर मारा गया। उसका डाटा आप ऑनलाइन देख सकते हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 1990 में कई आम लिबरल मुसलमानों ने भी हमारी मदद की। उन्हें शायद दिखाया या पढ़ाया ना जाए, पर एक समाज, एक राष्ट्र और एक इंसान होने के तौर पर हमें मिलकर चलना होगा, क्योंकि हम लोगों ने कई 100 सालों तक दिवालियां और ईदें इकट्ठे मनानी है, किसी 5 साल के सरकारी एजेंडे की तरह नहीं। मुझे शिकायत हमारे सीनियर एक्टर अनुपम खेर जी से भी है, जो फिल्म में हैं और आजकल डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की तरह ये बताते नजर आते हैं कि दुख हमें सिर्फ अपना है, जो बाकियों के साथ हुआ, जो दूसरे मारे गए, वे जैसे रेलेवेंट ही नहीं थे। मैं उनकी इज्जत करती हूँ इसलिए कुछ कहूँगी नहीं, बस वो अपने 2011-12 के इन ट्वीट्स को अपने आज के बयानों के साथ कंपेयर कर लें तो जवाब उन्हें अपने आप मिल जाएगा। विवेक अग्निहोत्री जी को भी वाई सिक्योरिटी दे दी गई और इसके आगे कुछ कहना शायद मुनासिब ही नहीं होगा। मौजूदा सरकार से भी सवाल है, जो इस फिल्म का प्रचार खुद कर रही है, कि उन्होंने अपने 8 साल के इस कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। बताइएगा ज़रूर, शायद मेरी जानकारी में भी इजाफा हो जाए। प्लीज़ उन विक्टिम्स के नाम पर अपनी राजनीतिक और धार्मिक रोटियां ना सेकें। उनके बारे में बोलें, दिखाएं और फिल्में भी बनाएं। मुझे भी देखनी है, लेकिन सुहृदता से काम लें। कुछ बीमार मानसिकता के आतंकवादियों का नेकेड और डार्क ट्रूथ दिखाएं, पर पूरा सच बताएं, अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार नहीं। अब बात करते हैं फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की, तो मुझे उदय सिंह मोहिते का काम बहुत ही अच्छा लगा। मेकिंग वॉज वेरी गुड। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बिट्टा कराटे जैसे एक आतंकवादी या एक्सट्रीमिस्ट का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। समाज में 2 ही श्रेणियों के लोग आते हैं, एक होते हैं सामान्य यानी नॉर्मल लोग, और एक होते हैं अतिवादी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट। और हमें फिल्म में ये दिखाया गया कि एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान हैं और सामान्य लोग हम सिख हिंदू हैं। पर सच्चाई ये है कि सामान्य लोग यानी आम आवाम हम सब हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, इंडियन है या पाकिस्तानी है। और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो आतंकवादी जो सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाते हैं और धर्म को यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल या धार्मिक बेनिफिट के लिए या अपनी गद्दियों के लिए। वो कोई भी हो सकता है, कोई मिलिटेंट या फिर हमारा इंडियन या पाकिस्तानी सियासतदान। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इफ़ योर रिलीजन मेक्स यू टू हेट समवन, देन यू नीड अ न्यू रिलीजन, और आई वुड से नो रिलीजन एट ऑल। इस वीडियो में मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी उसके रेफरेंसेस और लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कश्मीरी पंडितों की बात करने के लिए मैं फिल्म को दूंगी 5 स्टार्स और प्रोपेगेंडा और गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए 0। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो और रिसर्च भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू।